आज बीए पार्ट 3 की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको पंत के प्रकृति चित्रण के विषय में बताया था। आज कविवर सुमित्रानंदन पंत का बहुत संक्षिप्त सा परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में आपको बताऊंगी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वे एकांत प्रिय, शांत प्रिय स्वभाव के थे। 1916 ईस्वी में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी। शायद ये उनकी प्रथम कविता थी। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कविवर पंत काव्य सर्जना में लीन ही रहे। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनकी प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं, जिनकी कविताओं में पंत जी का प्रकृति प्रेम अपने शिखर पर है। प्रकृति के जितने मनोरम चित्र इन कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, वाणी, पल्लव आदि काव्यों की कविताओं में भी पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं। विषय एवं शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव ही गतिशील रही, किंतु पंत जी का असली कवि तो प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित है। इस प्रकार से कविवर पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उनकी कविताओं में हमको प्रकृति सौंदर्य की झलक देखने को मिलती है। ये मैंने संक्षिप्त सा परिचय आपको कविवर पंत के विषय में बताया है। अब कवि पंत की नौका विहार जो अपनी प्रथम कविता है कोर्स में, उसका बहुत संक्षिप्त सा परिचय आपको दूंगी। नौका विहार कविता। नौका विहार कविता जो पंत जी की है, उसमें प्रकृति के सुकुमार और कोमल कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस कविता की सृष्टि सन 1932 में हुई थी। ये कविता ग्रीष्मकालीन गंगा में चांदनी रात में नौका विहार करते हुए कविवर पंत को जो अनुभूति जागृत हुई हैं, उसी अनुभूतियों को इस कविता में लिपिबद्ध किया है। इसे छायावादी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना माना गया है। प्रकृति का मानवीकरण, अमूर्त का मूर्तिकरण, संगीतात्मकता, कल्पना, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि भावों के अतिरिक्त छायावाद के कला पक्ष का भी बहुत सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है।
नौका विहार कविता में कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। अब देखिए, प्रथम पंक्तियां जो हैं वो नौका विहार कविता की इस प्रकार से हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मधुकरतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता ताल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वृतुल मृदुल लहर। है ना, ये जो प्रथम पद मैंने पढ़ा है नौका विहार का प्रारंभिक पद, प्रथम पद, इसमें कवि ने नौका विहार के करते हुए किस प्रकार से चांदनी रात के सौंदर्य को प्रस्तुत करा है। मानवीकरण अलंकार है इसमें, मानवीकरण का सुंदर रूप इस कविता में प्रस्तुत करा गया है ना। देखिए, रात्रि का वातावरण है, शांत वातावरण है और संपूर्ण संसार अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में लीन है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश अपने निष्पलक नैनों से धरती के सौंदर्य को देख रहा है और धरती इस प्रकार नीरव और शांत है जैसे वह शांत हृदय से आकाश के विस्तार और सौंदर्य को देखने में मग्न है। ऐसे समय में कविवर पंत ग्रीष्म ऋतु में क्षीणकाय शरीर को बालू के विस्तार में बढ़ते हुए देखते हुए कहते हैं कि उसका शुभ स्वरूप इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कोई अत्यंत ही कोमल युक्ति। देखिए, मानवीकरण है ना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, उसको स्पष्ट किया गया है कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्जवल, अपलक अनंत नीरव भूतल, है ना। ऐसा लगता है कि कोई कोमल युवती दूध जैसी श्वेत शैया पर थकावट से चूर होकर निढाल पड़ी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, और यह गंगा तपस्वी युवती के समान पवित्र एवं सुस्थिर है। गंगा नदी का वर्णन है, गंगा नदी में विहार कर रहे हैं कवि नौका में बैठकर, तो उसी का वर्णन है। तो ऐसा गंगा को इन्होंने क्या युक्ति के समान बताया है कि ये जो गंगा है ये तपस्वी युक्ति के समान पवित्र एवं सुस्थिर है, उसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं है और गंगा में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा तथा चांदनी के कारण उसके जो प्रकाशमान किनारे वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वह तपस्वी अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख को अपनी कोमल मृदुकरतल, अपनी कोमल हथेलियों पर टिकाए हुए हैं, जिससे उसके कोमल रूप का यहाँ पे वर्णन करा है, कोमल हथेलियों पर टिकाए हुए। और गंगा की लहरें जो हैं
है ना। गंगा लहरें ऊपर कोमल कुंतल, गंगा की लहरें इस प्रकार क्रीड़ा कर रही हैं जैसे तपस्वी बाला के वक्ष स्थल पर उसकी कोमल केश राशि बिखर गई है ना। एक सुंदरी का वर्णन है, उसकी तपस्वी का वर्णन है, उसका गंगा की लहरें इस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं मानो कोई केश राशि उसके ऊपर बिखरी हो। नीलिमा युक्त आकाश का प्रतिबिंब गंगा की लहरों में हिलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे चमकीले तारों से जड़ा हुआ नीला वस्त्र तपस्वी बाला के गोरे शरीर पर लहरा रहा हो। गोरे गोरे शरीर पर यदि झीना नीला वस्त्र लहराए तो वह सौंदर्य में किस प्रकार की अभिव्यक्ति करता है, यही कवि ने यहाँ पर स्पष्ट करा है ना। जिस प्रकार चंद्रमा के कोमल प्रकाश से भरी हुई लहरें किनारे के पास गोलाकार होकर एकत्र हो जाती हैं, तो वह कोमल लहरें किसी स्त्री की साड़ी की सिकुड़न सी दिखाई देती हैं, है ना। साड़ी की सिकुड़न सी, कौन सा अलंकार आ गया यहाँ पे, उपमा अलंकार आ गया है ना। सिकुड़न के समान सी दिखाई देती हैं। इस प्रकार गंगा में नारी के शुभ, पवित्र और सर्वांगीण सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे कवि ने बहुत ही आकर्षण ढंग से किया है। स्पष्ट हुआ। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने बहुत ही सजीव और सुंदर रूप में केवल प्राकृतिक ही दृश्य ही नहीं अपितु भावना एवं चिंतन का भी बहुत आकर्षण रूप से वर्णन करा है। गंगा का मानवीकरण करके उसे एक तपस्विनी बाला का रूप दिया है ना। इसमें अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, गंगा का मानवीकरण करा गया है, सांग रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और सिहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। तो ये आज का एक पद समाप्त हुआ। आगे के व्याख्यान में नौका विहार कविता को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।